बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं माहिर अमराज जेल्द हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हारून रशीद SKP। आज का टॉपिक एक इंतहाई हाईली डिस्कस्ड है और इसमें लोगों को बड़ा इंथुजियाज़म है, बहुत ज़्यादा फैशन में है, इन है आजकल। वो है जी ग्लूटाथायोन वाइटनिंग इंजेक्शन। सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करूँगा अपने व्यूअर्स की कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली आपकी एजिंग के साथ बॉडी में जो शिकस्त व रेख्त होती है, जो वियर एंड टीयर होती है, उसके नतीजे पे ऑक्सीडेंट रेडिकल रिलीज होते हैं जो कि इंजूरियस होते हैं, मुज़र होते हैं हमारे जिस्म के लिए और हमारा एजिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, तेज़ करते हैं। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने एक निज़ाम दिया हुआ, वो एंटी ऑक्सीडेंट्स का है। उसमें नेचुरली ये ग्लूटाथायोन जो है, जो इंजेक्शन में भी यूज़ होती है, ये वहाँ पे हमारे बॉडी में भी नेचुरली बनती है और ये एज के साथ आस्ता आस्ता कम होती जाती है। इसका यूज़ जो है वो इंजेक्शन की शक्ल में भी है, टेबलेट्स की शक्ल में भी है, फिर क्रीम्स की शक्ल में भी है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ज़्यादा, चूँकि ये इंजेक्टेबल फॉर्म में ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको डिस्कस मैंने उसके साइड इफ़ेक्ट्स करने हैं। बाकी उसकी एफिकेसी और ये डोजेज़ वगैरह वो किसी सेपरेट वीडियो में गुजारिश करूँगा। तो आज मेरे पेश नज़र जो हैं वो ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि पेशेंट को भी पता होना चाहिए और उसको इंजेक्शन्स का कोर्स लेने से पहले जा कर के तो अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस भी करना होगा। सबसे पहले जो एक इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले जो आता है वो है जी नाजिया या वॉमिटिंग, और मैदे में दर्द हो सकती है, एपिगेस्ट्रिक पेन उसको कहते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये एक बड़े कॉमन सी चीज़ है। इनको कैसे हैंडल करना है वो लेटर ऑन मैं वीडियो के एंड पे गुजारिश करूँगा। नंबर 2 पे आ जाता है कि हेडेक होती है। इसमें बड़ी थ्रॉबिंग हेडेक एक साइड इफ़ेक्ट है, वो हेडेक हो सकती है। नंबर 3 के बड़ा जो कॉमन है वो एलर्जीज़ हैं कि वो रैशेज़ हो सकते हैं, छपाकी बन सकती है, अर्टिकेरिया बन सकता है। और इसका सम टाइम ऐसे लोगों का जिसका अस्थमा की कोई हिस्ट्री होती है तो वो ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि ये खुद अगर एलर्जी ऑलरेडी मौजूद है, एयरवेज की अस्थमा मौजूद है, तो ये उसको एग्रीवेट कर सकता है, उस अस्थमे को अटैक को इंड्यूस कर सकता है, अस्थमे का अटैक आ सकता है। और अब हम आते हैं जी कि ये मोटापा, थोड़ा वेट गेन भी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस थोड़ी सी क्रिएट करता है, जिससे ये प्रॉब्लम भी आ सकता है कि थोड़ा वेट गेन हो जाए। इसके आगे अब मैं डिस्कस करूंगा कि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जहाँ पे इनका मेलानिन जो कि पिगमेंट है, जो कि हमारे बालों को काला रखता है, वो जिस लेयर में पैदा होते हैं वहाँ पे ये मेलानिन पिगमेंट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, उसको इंटरफेयर करता है। जैसे ये हमारे स्किन की मेलानिन को कम करके हमें गोरा करता है, तो इसी तरह बालों को भी ग्रे कर सकता है, बालों को भी सफ़ेद कर सकता है। और सम केसेस में देखा गया है कि बालों का हेयर फॉल शुरू हो गया। तो ये हेयर के हवाले से बड़ी दो इंपॉर्टेंट गुजारिशात थी, जो मैंने कर दी हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये किडनीज़ के लिए कैसा है? तो ये देखा गया है कि बहुत ही फार एंड फ्यू केसेस होते हैं, जो स्टडीज़ हैं वो 10,000 में एक पेशेंट को किडनी स्टोन यूरोलिथाइसिस जिसको कहा वो हो सकता है। और उसके बाद आप समटाइम फीमेल्स में छातियों में थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ी पेन या टेंडरनेस फील हो सकती है, वो टेम्परेरी होती है एंड दैट कैन गो ऑफ आफ्टर कपल ऑफ डेज। अब इसके एक दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो आइस पे भी आते हैं कि उसकी इरिटेशन हो सकती है, उसमें रेडनेस हो सकती है आइस में। तो ये भी एक नॉर्मली जब ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं इसको, तो वो आपका वो नॉर्मली सर्कुलेट करती हुई मेडिसिन वापस आती है आइस में, आइस को वो इरिटेट करती है। और ये दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आइस में आ सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से कंसर्न करना होगा। अब आते हैं दो बहुत रेयर लेकिन थोड़े डेंजरस हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन हैं वो रेयर। एक है जी टेन, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस। इसमें बहुत तेज़ी से सेल जो होते हैं वो एक्सफोलिएट होते हैं, शेड होना शुरू हो जाते हैं। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स या जो अंदरूनी लाइनिंग है हमारी, या जिस्म की बैरूनी लाइनिंग है, वहाँ से
तो ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जो होती है ये काफ़ी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शंस होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये भी सम टाइम, बट इट इज़ फार एंड फ्यू, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। एक और रेयर कंडीशन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वो किसी भी मेडिसिन से हो सकती है, ऑब्वियसली इससे भी, ये भी एक मेडिसिन, इससे भी हो सकती है। उससे आपके बॉडी से, आपकी आंखों से, नोज से, जेनिटेलिया से, यूरिन में ये ब्लड आना शुरू हो जाता है और जिस्म पे काफ़ी सीवियर रैशेस पड़ जाती हैं, जो कि अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो सेप्टिसीमिया हो सकता है और अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है, कि लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत रेयरली आते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पहलू है इस वीडियो के एंड पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि हमें थोड़ी सी केयर करनी होगी, मुझे अपने कोलीग से भी गुजारिश करनी होगी और पेशेंट को भी अवेयरनेस देनी है कि जब भी एक डॉक्टर फैसला करता है या एक पेशेंट आकर के डॉक्टर साहब से अपना ये मशवरा करता है इंजेक्शंस को लगवाने के लिए, तो एलर्जी की हिस्ट्री ज़रूर ट्रूली बता देनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं ऑलरेडी, तो वो उसको डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो देख सकें इस मामले को। अगर किसी को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एस्थमा है, दमे की शिकायत है, तो उसको भी चाहिए कि वो डॉक्टर साहब को आकर के ये ज़रूर बता दे कि उसको एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, या किसी को स्टोमिक अपसेट की हिस्ट्री है तो वो भी बतानी चाहिए। और इनके लिए जनरली मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं जनरली 3 टैबलेट्स देता हूँ, एक एंटी एलर्जी, एक पेन किलर और एक एंटी वॉमिटिंग। ये 3 टैबलेट्स देता हूँ 2 आवर्स बिफोर इंजेक्टिंग। तो इसमें इंजेक्शन लगाने से कुछ देर पहले ये दे दी तो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं चांसेस किसी के वॉमिटिंग के, हेडेक के या एलर्जिक रैशेस के, जबकि आप प्रॉपरली हिस्ट्री भी उसकी ले चुके होते हैं। और सेकेंडली एक बात है कि इसको इंजेक्शन को आप अगर सबकुटेनियसली 0.1 सीसी जो है वो लेकर के लगा देते हैं और पैड टेस्ट कर लेते हैं 15 से 20 मिनट 30 मिनट के लिए, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं कि अगर एलर्जी वगैरह का कोई इशू खड़ा होना है तो वो पता चल जाएगा, इंसान डॉक्टर साहब को भी पता चल जाएगा, मरीज़ को भी पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने इंजेक्शन फॉर्म में देना है या ड्रिप फॉर्म में देना है तो इसको बहुत ही स्लो देना चाहिए, मिनिमम 20 to 30 मिनट्स के ऊपर इसको इंजेक्ट करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आराम से इसको इंजेक्ट किया जाए उतना बेहतर होता है। और इसके जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद भी पेशेंट को कम से कम 15-20 मिनट अपने ऑब्जर्वेशन में रखें और उससे थोड़ा पूछते भी रहिए कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, चेस्ट में प्रॉब्लम है या हेडेक है या वॉमिटिंग है, तो ये चीज़ें और नोटिस करनी चाहिए। डॉक्टर के क्लिनिक पे भी अगर जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं ग्लूटाथायन को, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे आप इंजेक्शन जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन इमरजेंसी केसेस में देना, लाइक हाइजोनेट है या डेकाटॉन है, ये रेडी रखें। इंजेक्शन एबल जो एंटी एलर्जी है वो रेडी रखें। एक वाइट बोर कैनुला और एक ड्रिप रेडी रखें कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पेश आ जाती तो इमीडिएटली पेशेंट को आप ये लाइफ सेविंग मेडिसिन दे करके तो उसकी लाइफ को बचा सकें और अपने रिस्क को कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखें और अपने से जुड़े तमाम लोगों का भी ख्याल रखिएगा।